Recording in progress. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 22 को। और रूल नंबर 22 एक छोटा सा रूल है जो हमें मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट और फिर उसके अंदर ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जब हम जाते हैं वहां पे सबमिशन ऑफ द बिड्स को डिस्कस करता है कि आपने बीइंग कॉन्ट्रैक्टर ये बिड्स कैसे सबमिट करनी है, या आपने बीइंग प्रोक्योरिंग एंटिटी आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं कि आपने किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर से बिड लेनी है और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको एनवेलप्स के अंदर कैसे डालना है और प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सो आज की वीडियो में हम इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, कुछ केस सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज भी लेकर चलेंगे वर्क्स में, गुड्स में और सर्विसेज में। तो हमारे साथ रहिए। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्क्रीन, और जिसमें हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रूल 22 का क्या मकसद है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पेपरा की नज़र में, और इसकी क्या एसेंस है। सो जैसे कि मैंने कहा, आज का टॉपिक रूल 22, और ये बात करता है सबमिशन ऑफ बिड्स की। ये रूल बेसिकली एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, और ये डिस्कस किया गया है अंडर रूल 2004 लेटेस्ट वर्जन में। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन और प्रोक्योरिंग एजेंसी की जिम्मेदारियां भी डिस्कस की गई हैं। इस रूल के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। सब क्लॉजेस 22 की सब क्लासेस दो हैं। सब क्लास 1 जो है वो डिस्कस करती है सबमिशन ऑफ बिड्स के तरीकेकार को कॉन्ट्रैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस वो कहती है कि द बिड्स शैल बी सबमिटेड इन अ सील्ड एनवेलप, in a sealed package or packages in such manner that the content are fully enclosed and cannot be known until duly opened. सो यहाँ पे पेपरा बेसिकली स्क्रेसी ऑफ द बिड्स को इंश्योर करना चाहता है, और कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ये बाइंडिंग पेपरा ने डाली है, शेल का वर्ड यूज किया है कि वो अपनी बिड को सील्ड पैकेज में या सील्ड एनवेलप में सबमिट करेंगे, या अगर एक से ज्यादा पैकेजेस हैं तो पैकेजेस का लफ्ज भी यूज हुआ है अगर इन केस ऑफ मल्टीपल पैकेजेस। सो सारे पैकेजेस उनके सील्ड होने चाहिए, और उसकी डिस्क्लोजर ना हो उनकी प्राइसेस का भी और उनकी डॉक्यूमेंटेशन का भी। और जब तक के एंटिटी खुद उसको ओपन नहीं करना चाहती, वो किसी स्टेज के ऊपर भी लीक ना हो सके, इस तरह आपने सील करने हैं। फिर पेपरा कुछ जिम्मेदारियां डालता है प्रोक्योरिंग एंटिटी के ऊपर भी इसी रूल पे कि उनका इस सारे प्रोसेस में क्या किरदार होगा। पेपरा कहता है अंडर 22 सब क्लास बी में, सब क्लास 2 में, a procuring agency shall specify the manner and method of submission and receipt of bids in an unambiguous and clear manner in the bidding documents. सो प्रोक्योरिंग एजेंसी की ये जिम्मेदारी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनर एंड मेथड बताएं अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में कि हाउ कॉन्ट्रैक्टर्स हैव टू सबमिट द बिड, whether it is to be submitted in a single envelope or two envelopes, how they have to submit. So manner is about this. मेथड में मेथड का मतलब है कि whether this bid has to be submitted through e-pads, और ये या ये this has to be submitted manually या by डाक या फिजिकल तरीके से। सो ये आता है मेथड के अंदर। और उसके अलावा रिसीट ऑफ बिड्स के कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरह से या डिपार्टमेंट किस तरह ये रिसीव करेगा, क्या कोई इसमें पीओ बॉक्स इन्वॉल्व है या डायरेक्ट डिपार्टमेंट के एड्रेस के ऊपर भेजने हैं। सो एड्रेस क्लियर होना चाहिए, और प्रोसेस, मेथड और मैनर, तीनों चीजें अनएम्बिगुअस और क्लियर तरीके से आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में बतानी है। कोई वेग किस्म का एड्रेस ना हो, या कोई ऐसा एड्रेस ना हो जिसके ऊपर आपकी कुरियर सर्विसेज पहुंच ही नहीं सकती। क्लियर एड्रेस हो, तो उसमें पीओ बॉक्स अगर है तो पीओ बॉक्स नंबर हो, उसका पोस्ट ऑफिस पीओ नंबर हो, या जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो आपने क्लियरली अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करनी है। सो इसका एक्चुअली मकसद ये है कि आपकी बिड सीक्रेट तरीके से प्रोक्योरिंग एंटिटी तक पहुंच जाए।
सो नॉर्मली एग्जैक्ट इसके जो मीनिंग है वो तो मैंने आपको बता दिए। पेपर चाहता है कि ये सील्ड हो, और सील्ड फॉर्म में सबमिट हो, और विजिबल और टेम्पर ना हो सके आपकी प्राइसेस, मकसद उसके पीछे ये है। और क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिडिंग प्रोक्योरिंग एजेंसी के एंड के ऊपर होनी चाहिए कि प्रोक्योरिंग एजेंसी मस्ट स्पेसिफाई वेयर टू सबमिट, हाउ टू सबमिट, डेडलाइन उसकी क्या है, सीलिंग मेथड क्या है, और एनवेलप आपने एक बनाना है या टू एनवेलप में डालनी है। और इस 22 रूल 22 का इसके ऑब्जेक्टिव बेसिकली पेपरा की नजर में वो आपकी टेम्परिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की बिड प्राइसेस कोई देख ना सके, इसीलिए वो कहते हैं कि इसको सील्ड होना चाहिए, ताकि कोई भी ना प्रोक्योरिंग एजेंसी के एंड के ऊपर, ना ही उनके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्टिसिपेंट्स के एंड के ऊपर कोई भी उनकी प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ कर सके या उनके कोई डॉक्यूमेंट्स टेम्पर कर सके। सो दैट्स व्हाई पेपरा वांटेड के ये सारा पैकेज जो है वो सील्ड होना चाहिए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है आपने, सिक्रेसी मेंटेन रखनी है। इंश्योर ऑल बिडर्स आर ट्रीटेड इक्वली, ताकि तमाम बिडर्स, कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई सारा फेयर कंपटीशन होना चाहिए और बायसनेस ना हो इसके अंदर। क्रिएट अ फेयर ओपनिंग प्रोसेस, अवॉइड एनी मैनिपुलेशन। सो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रूल 22 के अंदर, और पेपर चाह रहा है कि आप इनको फुलफिल करें। And submission of the bid is one of the most vulnerable stage of course, it's the most vulnerable stage of procurement. Any loophole can be exploited at both procuring entities and contractors and as well. PEPRA created Rule 22 to ensure a standard, documented, and secure submission process. So this was the main reason why PEPRA introduced these rules. सो अब हम देख लेते हैं कि सील पैकेजेस नॉर्मली इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, और नॉर्मली क्या प्रैक्टिस है इन पैकेजेस को सील करने की, कितने टाइप्स हैं इनके। सो सील पैकेज इंक्लूड्स, इसमें आपकी कंप्लीटली क्लोज्ड एनवेलप, इट शुड बी अ कंप्लीटली क्लोज्ड एनवेलप। आपका जो लिफाफा है या एनवेलप है वो सील्ड होना चाहिए, कहीं से भी उसके अंदर लूप होल, ना कोई चीज ऐड हो सके किसी एंड के ऊपर, और ना ही कोई चीज उसमें से आउट हो सके। नो ओपन एजेस, देयर शुड बी नो ओपन एजेस, नो विजिबल कंटेंट इनसाइड। आपकी बिड प्राइस जो है, या आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, या आपकी कंपनी का नेम, सिग्नेचर, एनीथिंग शुड नॉट बी विजिबल थ्रू दैट एनवेलप। प्रॉपरली ग्लूड, टेप और स्टैम्प्ड। टेम्पर एविडेंस सीलिंग ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। सो कोई ऐसा अगर एजेंसी को कोई टेम्परिंग के आसार नजर आए तो वो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। So where Rule 21 applies, it applies. So normally in पाकिस्तान में जो है जो इन्वेलप्स या ये चीजें हैं, बिड सबमिशन, इसमें नॉर्मली पेपरा ने भी आगे जाके हम पढ़ेंगे रूल 36 में कि उन्होंने फिर अंडर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग उन्होंने प्रोसीजर्स डिफाइन किए हैं। ये तो हम मेथड के अंदर हैं। मेथड, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग एक मेथड है, या अल्टरनेट टेंडरिंग प्रोसेस जो है, अल्टरनेटिव टेंडरिंग जो है वो भी एक मेथड है। बट इसके अंदर फिर प्रोसीजर्स हैं, नॉर्मली दो किस्म के पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं, सिंगल इन्वेलप प्रोसीजर और टू इन्वेलप प्रोसीजर। अब सिंगल इन्वेलप में उसमें आपका अगर टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों बिड्स हैं तो वो दोनों एक ही इन्वेलप में सील करनी है आपने। और अगर आपका प्रोसेस या प्रोसीजर जो है वो टू इन्वेलप है तो फिर आपने टेक्निकल प्रपोजल का इन्वेलप अलग बनाना है, और उसके ऊपर आपने मोटा मोटा लिखना है टेक्निकल प्रपोजल। और फाइनेंशियल प्रपोजल जो है वो एक और सील्ड एनवेलप में अलग से आपने सील करनी है, और फिर दोनों को एक बड़े एनवेलप में डाल के दोनों को फिर अलहदा से तीसरे एनवेलप में सील करना है। सो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में वर्क्स के केसेस में या गुड्स वगैरह के केसेस में। सो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की एक हाइपोथेटिकल किस्म की एग्जांपल लेते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। A procuring agency seeks a contractor for a water supply scheme, and the cost of the scheme is approximately 300 million. So of course अगर ये बड़ी स्कीम है तो फिर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग होगी और नॉर्मल
वाटर सप्लाई स्कीम है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ या स्टेट ओन एंटिटी की तरफ जाना पड़े। सो अगर ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग है तो उसमें डेफिनेटली बिड्स सबमिट होंगी, और वो सबमिट होंगी थ्रू टू इनवेलप, क्योंकि ये कॉस्ट बड़ी है तो इसमें नॉर्मली टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी पहले की जाएगी। सो टेंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफन से हमारी जो टेंडर की इंस्ट्रक्शंस जो बिडर होंगी उसमें ही मेंशन किया जाएगा कि टू सील्ड एनवेलप्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर तीसरा एक एनवेलप लार्जर साइज का होना चाहिए जिसके अंदर वो दोनों एनवेलप्स इनक्लोज्ड हों। प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, टेक्निकल बिड, और डू नॉट ओपन बिफोर स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम जो भी आपने दिया हुआ है, और सबमिशन टू टू अ डेजिग्नेटेड टेंडर बॉक्स और ऑफिस जिसमें उन्होंने मांगी है, उसमें उसका एड्रेस वगैरह क्लियरली आपने उसके ऊपर लिखना है। व्हाट प्रोक्योरिंग एजेंसी मस्ट मेंशन रूल। अब 22 की आपको याद होगा पीछे हमने डिस्कस किया कि दो क्लॉजेज हैं। उसके अलावा सेकंड क्लास में कुछ जिम्मेदारियां प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर पेपरा डाल रहा है, सो लेट्स डिस्कस देम। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट इंक्लूड डेडलाइन, डेट एंड टाइम। आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में या आपके एडवर्टीजमेंट में टेंडर सबमिशन की डेट और टेंडर सबमिशन का टाइम जरूर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका एडवर्टीजमेंट एज पर पेपरा स्टैंडर्ड्स नहीं होगा, और वो किसी वक्त भी चैलेंज या कैंसिल हो सकता है। सबमिशन लोकेशन आपने मेंशन करनी है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि किस कमरे में, किस रूम में, किस फ्लोर में, कहाँ पे ये बिड सबमिट करनी है। एग्जैक्ट मिनिस्ट्री के अंदर एड्रेस आपने मेंशन करना है कि फलां स्टेट सेक्शन अफसर के फलां रूम में, या जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपने क्लियर कट मेंशन करना है, ताकि कोरियर कंपनीज को या कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री बिड मीटिंग के दौरान या टेंडर ओपनिंग के दौरान वहां पे आने में कोई मसला ना हो, प्लस आपकी जो बिड, कॉन्ट्रैक्टर्स की जो बिड है वो भी एग्जैक्ट फोकल पर्सन तक पहुंच जाए। सो दैट्स वाई सबमिशन लोकेशन इज मस्ट। सीलिंग मेथड आपने बता देना है कि आपने सिंगल इन्वेलप में बिड सबमिट करनी है या टू इन्वेलप्स में करनी है, या क्या आपका प्रोसेस है, प्रोसीजर है। नंबर ऑफ कॉपीज नॉर्मली अक्सर क्लाइंट्स जो है वो ओरिजिनल बिड के साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी भी मांगते हैं, और अगर ऐसा सिनेरियो है तो वो भी आपने मेंशन करना है। इन्वेलप मार्किंग, इन्वेलप के ऊपर आपने ये भी बता देना है कि टॉप के ऊपर उन्होंने क्या लिखना है, कोई और अगर आप डिटेल लिखवाना चाहते हैं, कोई पैकेज का नाम लिखवाना चाहते हैं, कोई स्कोप ऑफ वर्क का आप सब हेड लिखवाना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा टेंडर बॉक्स और ऑफिस रूम डिटेल ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये मेंशन होना चाहिए कैटेगोरिकली। लेट बिड पॉलिसी आपने मेंशन करनी है कि इन केस अगर उससे लेट आ गई तो आप रिजेक्ट करेंगे उस बिड को या एक्सेप्ट करेंगे, विच इज नॉर्मली नॉट द केस। अक्सर इसको रिजेक्ट ही किया जाता है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ रिसीविंग ऑफिसर, जो भी कंसर्न फोकल पर्सन या रिसीविंग एंड के ऊपर ऑफिसर है उसका नेम, एड्रेस और उसका डिटेल आपने मेंशन करनी है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सारा ये चीज इसलिए पेपरा करवा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बरकरार रहे। अब हम एक गुड्स के प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की कोई प्रोक्योरमेंट है। क्लियर सबमिशन इंस्ट्रक्शंस देनी है, प्रोजेक्ट कोड एंड पैकेज नेम लिखा है, रूम नंबर आपने मेंशन करना है, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग का नेम जहां पे सबमिट होगा, सेपरेट एनवेलप्स फॉर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, और देन दे बोथ हैव टू बी अगेन सील्ड इन अ थर्ड एनवेलप, और एग्जैक्ट डेडलाइन उसकी फॉर एग्जांपल 1100 AM और 15 मार्च 2020 फोर, या जो भी आपकी डेट्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। सो इस तरह आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ एलेबोरेट करना है अपने प्रोसेस को। मैनर एंड मेथड का ये मकसद है, ये मतलब है। सो हाउ बिडर्स शुड प्रिपेयर सील्ड पैकेजेस। अब बिंग कॉन्ट्रैक्टर, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी वीडियोस जो हैं वो दोनों एंड्स के लिए हैं, नॉट ओनली फॉर द प्रोक्यूरिंग एजेंसीज, बट आई एम आल्सो ट्राइंग टू सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स या जो भी सप्लायर्स हैं, ताकि उनको भी एक बेहतर ट्रेनिंग मिले या बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन किए जा सके रूल्स, और प्रैक्टिकली उनको क्या क्या जरूरी मालूमात होनी चाहिए बिडिंग के वक्त। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू पुट बोथ
tastes in these both flavors. So practical steps जो कॉन्ट्रैक्टर्स को लेने हैं: प्लेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एनवेलप। अब अगर ऐसी बिड है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने ओरिजिनल के साथ एक कॉपी भी देनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक द सेपरेट एनवेलप। अलग अलग आपने बनाने हैं और दोनों के ऊपर क्लियरली लिखना है, कॉपी वाले के ऊपर कॉपी लिखना है, ओरिजिनल वाले के साथ ओरिजिनल लिखना है। उन दोनों को सील करें प्रॉपरली, प्लेस देम इन अ लार्ज आउटर एनवेलप। फिर दोनों को एक बड़े एनवेलप में, ये नहीं कि आपने कॉपी को अलग सबमिट करना है और ओरिजिनल को अलग सबमिट करना है, नहीं, बल्कि कॉपी अलग से सील करके, ठीक है, और उसमें डेफिनेटली बिट सिक्योरिटी या ये चीजें तो नहीं होंगी, उसकी कॉपीज होंगी हर चीज की। और ओरिजिनल में आपने अपनी बिड सिक्योरिटीज, अपनी फाइनेंशियल कोट, अपनी टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो भी ओरिजिनल है वो सेट एक अलग बनाना है, कॉपीज का सेट हर चीज की अलोंग विद सीडीआरस वो आपने अलग बनाना है। और फिर इन दोनों को आपने एक एनवेलप के अंदर डालना है जिसमें जो बड़ा एनवेलप होगा। जब वो बड़ा एनवेलप ओपन होगा तो उसमें आगे दो एनवेलप्स निकलेंगे, एक के ऊपर लिखा होगा ओरिजिनल एनवेलप और दूसरे के ऊपर लिखा होगा कॉपी एनवेलप। अब ओरिजिनल को जब जब फर्दर फिर खोला जाएगा तो उसके अंदर फिर दो एनवेलप्स होंगे, एक के ऊपर होगा टेक्निकल बिड और दूसरे के ऊपर लिखा होगा फाइनेंशियल बिड। इसी तरह कॉपी में भी यही होगा, एक के ऊपर टेक्निकल और दूसरे में फाइनेंशियल। अच्छा, ये ख्याल करना है कि कॉपी वाले एनवेलप में आपने फाइनेंशियल बिड की कॉपी को भी सील करना है, क्योंकि वहां से आपकी प्राइस के लीक होने का खतरा है बिफोर फाइनेंशियल ओपनिंग। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे होते हैं। और कई दफा हमने ये चीज नोट की है कि फाइनेंशियल से पहले कॉपी वाले एनवेलप में चीज वहां पे प्रॉपरली सील नहीं की जाती और उसके डिस्क्लोज होने का खदशा और खतरा होता है। सो वो भी चीज आपको रिजेक्शन की तरफ ले जा सकती है अगर आपने प्रॉपरली कॉपी को भी सील नहीं किया। अच्छा, वर्क के केस में अक्सर केपी में तो हमने ये देखा है कि अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये भी होता है कि एक कॉपी ऊपर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में भी मंगवाई जाती है, और एक कॉपी एक्स ओरिजिनल जो है वो एक्सियन के ऑफिस में मंगवाई जाती है जहां पे टेंडर ओपन होने हैं। सो अगर ऐसा सिनेरियो है तो यू हैव टू मेक श्योर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में भी टाइमली आपकी कॉपी रिसीव हो जाए और वहां पे भी आप उनसे डाक रजिस्टर या जो भी उनका टेंडर रजिस्टर है उसमें आपने रिसीविंग या अंदराज उसका करवाना है। सो सील करें बोथ एनवेलप को, प्लेस देम इन अ लार्ज, ये तो हमने डिस्कस कर गया। लेबल करेक्टली, नेम, टेंडर नंबर, डेट, फला फला, साइन स्टैम्प करें और हर पेज के ऊपर अपनी कंपनी की स्टैम्प जरूर लगाएं। पेज नंबर हो सके तो जरूर डाल दें, ताकि कल को कोई भी पेजेस मिसिंग हो तो आप उसको फ्लैग आउट कर सकें कि मेरी बीट के कितने पेजेस अवेलेबल हैं और मेरे एक्चुअल में इतने थे। सो आई होप ये अब सिचुएशन क्लियर है कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड के ऊपर भी। केस स्टडी consultant selection example in Pakistan, procurement of design and supervision consultant for a road project. For example, कोई consultant है किसी road project के लिए और उसकी सिलेक्शन होनी है। अब उसमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स प्लस सीवीज और एक्सपीरियंस ये टेक्निकल बिड में जाएगा और उस एनवेलप के ऊपर आपने क्लियरली लिखना है टेक्निकल प्रपोजल, और उनकी जो सेपरेट फाइनेंशियल प्रपोजल है वो सेपरेट एनवेलप में सील होगी। और फिर दोनों उसी तरह कंसल्टेंट के केस में भी दोनों एक के अंदर जाएंगी, पुट होंगी एक बड़े एनवेलप में। वेयर टू सबमिट बिड्स, ये भी आपने क्लियरली बताना है अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में। आपका टेंडर बॉक्स नंबर क्या है, ऑफिस ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफिसर या अकाउंट सेक्शन में देनी है, एडमिन सेक्शन में, कॉन्फ्रेंस रूम में सबमिट करनी है। Submitting to wrong location leads to the late bids, and of course, if the bid is late, then it will be rejected. So that's why location is must. Late bids are rejected. Normally, पेपर कहता है कि इन bids को आपने, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी सही, 1 मिनट लेट भी है तो वो रिजेक्ट होगी। अगर आपका 11:30 क्लोजिंग टाइम है, so it should not be 11:31. It should reach latest by 11:30. नो मर्सी, इसमें कोई मर्सी या रहम की बात नहीं है, बल्कि ये एक लिमिटेशन है पेपरा की तरफ से। नो पोस्ट सबमिशन एक्सेप्टेंस, नो ईमेलिंग, व्हाट्सएप और वर्बल सबमिशन, ये भी कोई अलाउड नहीं है।
अच्छा, और सीटीआरस वगैरह का या सिक्योरिटी बिट का होना भी टाइम के ऊपर ये भी मस्ट है। अगर वो नहीं है तो तब भी आपकी बिड रिजेक्ट होगी। लेट सबमिशन इज अ फैटल एरर, ऑलवेज डिलीवर एटलीस्ट 1 आवर अर्लियर। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कम से कम 1 घंटा पहले अपनी बिड डिलीवर कर दें वहां पे। एजेंसीज के एंड के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यूज डेडिकेटेड टेंडर बॉक्स। प्रोजेक्ट के लिए आपने जो टेंडर बॉक्स दिया है उसको डेडिकेटेड रखें, उसमें फिर और जॉब सेट एप्लीकेशन या इस तरह की और चीजें ना मंगवाएं, ताकि कोई भी चीज बिड जो है किसी और के पास ना चली जाए, और एक ही फोकल पर्सन हो उसको ओपन करने का और उसकी रिसीविंग्स का। इंश्योर प्रॉपर लेबलिंग एंड सिक्योरिटी, सील टेंडर बॉक्स राइट बिफोर डेडलाइन। ठीक है, मेंटेन सबमिशन लॉग, इशू रिसीट्स, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ये भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। दीज प्रैक्टिसेस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलिगेशंस। सो ये कुछ जरूरी हिदायत हैं जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज को फॉलो करनी चाहिए, ताकि किसी किस्म के एलिगेशंस वगैरह से वो बच सकें। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो भी कुछ जरूरी हिदायत हैं, इनके ऊपर अमल करें। रीड द टेंडर डॉक्यूमेंट केयरफुली, उनको बड़ी अच्छी तरह थारोली ड्राइंग्स वगैरह को, टेंडर डॉक्यूमेंट्स को, तमाम उसके जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनको रीड करिए। अगर उसमें आप समझते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक्सप्लेनेटरी नोट, कोई स्पेसिफिकेशन या कोई ड्राइंग का पेज, कोई चीज मिसिंग है, तो टाइमली पॉइंट आउट करिए एजेंसी को। और ड्यूरिंग प्री बिड मीटिंग भी आप फ्लैग आउट कर सकते हैं कि जी आपकी फलां डॉक्यूमेंट का फलां पेज मिसिंग है, या मिसप्रिंट है, या रीडेबल नहीं है, या क्लियर नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज सेंड एन आरएफआई टू द क्लाइंट के फॉर द एडिशनल सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और क्लियर सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉलो एग्जैक्ट सीलिंग इंस्ट्रक्शंस, जो उन्होंने दी हैं उसको फॉलो करें। अगर उन्होंने सिंगल इन्वेलप का मांगा है तो सिंगल इन्वेलप, अगर उन्होंने 2 इन्वेलप का कहा है तो 2 इन्वेलप की पॉलिसी को फॉलो करें। डोंट यूज ऑड शेप पैकेजिंग, arrive well before the deadline, carry extra copies, record submission with video if allowed. These are the practical and real life tips जो आपको फॉलो करनी चाहिए। एक्स्ट्रा कॉपीज एक एटलीस्ट अपने पास ऑफिस में जरूर रखें। जो बिड आप सबमिट कर रहे हैं उसकी एक कॉपी अपने पास, साइंड ओरिजिनल से एक कॉपी फाइनल सील करने से पहले आपने करवा के अपने पास रखनी है। सो अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गाइडलाइंस भी नॉर्मली यही कहती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट सील बिड्स, एजेंसीज रिक्वायर पीईसी लाइसेंस उनको चाहिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्मली तमाम ही पाकिस्तान में वही करते हैं जो पीईसी रजिस्टर्ड हो, सो उनकी पीईसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने मस्ट चेक करनी है। एनटीएन या एसटीआरएन नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर या नेशनल टैक्स नंबर, ये आपने वेरीफाई करना है। एफिडेविट्स आपने देखने हैं, और पास्ट परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आपने लगानी है बीइंग कॉन्ट्रैक्टर। और इम्प्रॉपर सीलिंग इज इक्वल टू रिजेक्शन, मींस कि अगर इम्प्रॉपर सीलिंग आपने की है और आपकी कोई भी इन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रेसी को देख सकता है, और आपकी प्राइस या कोई भी डॉक्यूमेंट इवन सामने नजर आ रहा है और आपकी सील फटी हुई है, तो वो रिजेक्ट होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के केस में कुछ यूजुअल या कॉमन इश्यूज जो ऑब्जर्व किए गए हैं। बिडर फॉरगेट टू साइन द बिड, ये एक कॉमन इशू है कि हर पेज के ऊपर बिडर साइन या स्टैंप नहीं करता। इनवेलप इज नॉट प्रॉपरली सील्ड, रॉन्ग टेंडर नंबर इज रिटन, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। टेंडर नंबर मेंशन नहीं होता प्रॉपरली। फाइनेंशियल बिड मिस्टेकनली प्लेस्ड इनसाइड द टेक्निकल एनवेलप, यस। या अगर कॉपी है तो वो कॉपी वाली जो फाइनेंशियल बिड है वो एक ही इन्वेलप में उन्होंने डाल दी, ये भी एक मिस्टेक होती है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं किया, मिस कर दिया है, लगाया नहीं है, या अटेस्टेशन नहीं की, सो दीज मिस्टेक्स कैन कॉस्ट मिलियंस। That is why Rule 22 is very important. So you have to follow the instructions mentioned in the bidding documents. क्योंकि फिर इसके लीगल इंपॉर्टेंस भी है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इफ सीलिंग एंड सबमिशन प्रोसेस इज compromised, so bid becomes non-transparent, of course.
Results can be challenged. Agencies face PEPRA audit or NAB scrutiny. Entire tender may be cancelled. So कोशिश करिए कि आपकी बिड सील हो और कोई भी उसको देख ना सके और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो इंश्योर करें। सो ये था हमारा आज का रूल 22, जिसमें हमने बात की कि आपका टेंडर या आपका पैकेज जो है वो सील होना चाहिए, टेम्पर प्रूफ होना चाहिए और आपकी बिड सबमिशन जो है वो पेपर गाइडलाइंस के मुताबिक होनी चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोक्योरिंग एजेंसीज। रूल 22 में दूसरा पार्ट ये भी कहता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इंस्ट्रक्शंस को क्लियर और वेग ना रखें, अन क्लियर इसमें रखें, इंस्ट्रक्शंस दें डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स को कि उन्होंने सबमिट कैसे करनी है। अनएम्बिगुअस का लफ्ज यूज हुआ है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बिडर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। और दूसरा ये इंश्योर करता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ट्रायल को। सो कल को फिर आपको ऑडिट पैरा में या उसमें कोई इशू नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली इसको फाइल करें और फॉलो करें इस रूल को। सो दिस वाज द डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रूल 22। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इंशाल्लाह बात करेंगे बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की कि एक्चुअली बीइंग कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपनी बिड में, या बीइंग प्रोक्योरिंग एजेंसी आपने कॉन्ट्रैक्टर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और पेपरा उस बारे में क्या गाइडलाइंस देता है आपको कि आपने बिडर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं उस पैकेज के अंदर। सो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को और प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भिजवाएं, कोई आपकी सजेशंस हैं तो आप swiftexsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवा सकते हैं। ये हमारा लिंक है जिस पे हम अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी। तो ज़रूर हमें शेयर कीजिए, अगर आपकी कोई राय है तो उससे हमें आगाह करिए हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर। और अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल इशू फेस कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट के हवाले से तो आप ज़रूर हमें बताइए, कोई फीडबैक चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो ज़रूर आपको हम शेयर करेंगे। इसी वीडियो के नीचे कमेंट में हमें अपनी इशू से आगाह कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।